पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के जो लीडर हैं उस्मान डार साहब, उनकी आज वालदा साहिबा ने डायरेक्टली निशाने जो हैं वो साधे हैं पीएमएलएन के जो लीडर हैं ख्वाजा आसिफ की तरफ। और उन्होंने कहा जी कि जब से मैंने ये कहा था नो मैटर व्हाट मैं इस दफ़ा जो है इलेक्शंस के अंदर खुद पार्टिसिपेट करूंगी, उसके बाद एक दफ़ा पहले मेरे पे अटैक करवाया गया था और अब दूसरी दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने मेरे घर के ऊपर अटैक कराया। मैं अपने घर में सो रही थी और इन्होंने अपने बंदे भेजे, उन्होंने मेरा दरवाज़ा तोड़ा, मेरे घर के अंदर दाखिल हुए, मेरी बूढ़ी औरत की कमीज तक फाड़ दी और मुझे बालों से पकड़ के घसीटा। और ये 20 लोग थे जो कि मेरे घर में आए और मुझे मैन हैंडल किया। और अगर आप मुझे जो है जेल में भी डाल देंगे तो भी मैं इलेक्शंस जो है आप लोगों के खिलाफ लड़ूंगी पीटीआई के टिकट के ऊपर। जो ख्वाजा आसिफ है उन्होंने इन तमाम एलिगेशंस के बारे में डिनाई किया है और उन्होंने कहा कि इस तरह की वेंजफुल पॉलिटिक्स जो है वो मैं नहीं करता हूं। लेकिन उस्मान डार की वालदा जो उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट में अपील की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा को कि इस इंसिडेंट का फौरन नोटिस लें। तो अब देखें जी क्या कुछ हो रहा है बूढ़ी औरतों के साथ। पता नहीं हमारे मुल्क में वैसे इस्लाम के बहुत बड़े ठेकेदार बनते हैं हम पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आज तक कितनी भी गंदी पॉलिटिक्स होती थी बेटियों को और औरतों को कभी कोई ड्रैग नहीं करता था। जो कुछ अब लोएस्ट लेवल पे जो गिर चुकी है, ये जो कोई भी एलीट है पाकिस्तान की जो रन कर रही है अफेयर्स, इसमें इट इज़ एब्सोल्युटली शेमफुल। आप लोगों के लिए अल्लामा इकबाल जो है ये शेर बोल के गए थे, ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। बिल्कुल आज आपको देख के यहूदी भी शर्माते होंगे जितनी गंदी आपकी हरकतें हैं। औरतों को आपने जेलों में डाला हुआ है, उनके साथ आप गंदी हरकतें कर रहे हैं, उनके कपड़े तक एक बूढ़ी औरत के फाड़ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनके बालों से उनको खींच रहे हैं। सिविलाइज सोसाइटी को तो आप छोड़ ही दें, आप जो कहते हैं हम बड़े धर्म के ठेकेदार हैं, मुसलमान हैं, मुसलमानों का ये रवैया होना चाहिए औरतों के साथ। शेम ऑन ऑल ऑफ यू whoever is running the affairs there in Pakistan। आज जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर काकड़ के जो एडवाइज़र हैं ऑन एस्टैब्लिशमेंट अहद चीमा साहब उनको उनकी पोस्ट से निकाला है, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो कह रही थी कि ये फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस जो हैं इनके अंडर नहीं हो सकेंगे, जो कि फरवरी 8 2024 को हो रहे हैं। एडवोकेट सैयद अजीजुद्दीन काका खेल जो हैं उन्होंने अपना पिटीशन सितंबर 29 को चीमा और फवाद हसन फवाद के अगेंस्ट डाला था और उन्होंने कहा था कि इन दोनों के बड़े क्लोज टाइज हैं शहबाज शरीफ के साथ, तो एज अ रिजल्ट ये फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं करवा सकेंगे। आज इसकी हीयरिंग सुनते हुए ईसीपी ने कहा कि इनको हटाया जा रहा है और जो फवाद हसन फवाद हैं उनके खिलाफ हियरिंग जो है अब दिसंबर 21 को होल्ड की जाएगी। सनम जावेद खान जो कि जेल में डाली हुई है लड़की, जो कि एक टिकटॉकर थी और जो सिर्फ थोड़ा सा पसंद करती थी इमरान खान साहब को, वो दिन और आज का दिन 9 मई से उसको जेल में डाला हुआ है। उसने आज अनाउंस किया है अपने वालिद साहब के थ्रू, जो कि उनके वालिद साहब ने मीडिया को बताया कि वो फरवरी 8 के जो इलेक्शंस हैं, पहले तो वो पीटीआई के लिए बोलती थी लेकिन अब शी हैज बिकम अ पीटीआई एक्टिविस्ट एंड शी विल कंटेस्ट ऑन पीटीआई टिकट। और उन्होंने कहा जी मैं एग्जैक्टली उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लाहौर पीपी 150 से लड़ूंगी जहां से कि मरियम नवाज जो है वो इलेक्शन लड़ने का, जिसका कि कुछ दिन पहले आया था। वैसे तो मरियम नवाज ने अभी तक कहा नहीं है कि क्या एग्जैक्टली वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रन करेंगी, लेकिन वैसे ये ख्याल था कि मरियम नवाज जो है वो करेंगी, तो उन्होंने भी अनाउंस किया है कि जहां से वो रन कर रही हैं इलेक्शंस मैं भी वहां से करूंगी। और ये जो हैं सनम जावेद ये सिर्फ टिकटॉक बना रही थी मई 9 को, जबकि इनके ऊपर एलिगेशंस लगा दिए गए थे कि इन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी। जो कॉर्प्स कमांडर का घर था लाहौर में उसके अंदर ये भी शामिल थी और जो कैंट एरिया के अंदर जो पुलिस की व्हीकल्स थी उनको आग लगाने की कोशिश की थी। हालांकि इनके वालिद साहब, इनके हस्बैंड, इनके जो वीडियो की जो सारी वो थी एविडेंस थी, वो जब कोर्ट में दी गई थी तो पता चला था कि ये उस वक्त जो है माल रोड पे थी, ये उन इलाकों में थी भी नहीं, लेकिन फिर भी जी इनको उस दिन से जेल में डाला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने आज फिर से जो है पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था उसको एक दफ़ा फिर से मानने से इनकार कर दिया था और आज जो हियरिंग हो रही थी उसके जो उन्होंने वर्डिक्ट है उसको रिजर्व किया है आने वाले दिनों के लिए, जिसको कि पीटीआई ने बहुत ही शेमफुल कहा है। 5 मेंबर ईसीपी बेंच लेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने आज ये हियरिंग इस्लामाबाद में की थी और पीटीआई को इन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि जो इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए हैं उसको नहीं मानते। इसके बाद पीटीआई ने अर्लियर दिस मंथ फिर से एक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए थे और जो पार्टी चेयरमैन है
इमरान खान साहब उनको रिप्लेस किया था विद बैरिस्टर गौहर खान, और इसके बावजूद ईसीपी ने ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मानने से इनकार किया और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं थे, और अगर आपने 20 दिन के अंदर फिर से फ्रेश इलेक्शंस ना कराए तो आपका बैट का जो सिंबल है आपसे जाएगा। और इनके असल में ये ईसीपी इसलिए ये हियरिंग डाल के बैठी थी क्योंकि पीटीआई के जो फाउंडिंग मेंबर थे अकबर बाबर, उन्होंने कहा था कि ये रिग्ड और फ्रॉडुलेंट इंट्रा पार्टी पोल्स थे। पीटीआई के काउंसिल बैरिस्टर अली जफर ने बहुत ज्यादा अफसोस करते हुए कहा कि ईसीपी जो है उन्होंने इमरान खान के सिग्नेचर्स जो हुए थे फॉर्म 65 पे, उसकी बेसिस पे कहा है कि ये तुम्हारे सारे पार्टी इलेक्शंस जो हैं ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। और वो उन्होंने कहा जी कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि पार्टी का चेयरमैन जो होता है वो ही साइन करता है इन फॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी कि कोई भी और पार्टी है, पीपीपी है या पीएमएलएन है, उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं या चेयरमैन होते हैं वो फॉर्म्स के ऊपर साइन करते हैं चाहे उनकी जगह पे। तो ये तो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं इसके अंदर तो चेयरमैन इमरान खान हैं भी नहीं, तो फिर इसके ऊपर क्या एतराज है। बहरहाल जी हाँ, उन्होंने एतराज़ करना है तो वो जाहिर है करेंगे। और मैं ज़रा इलेक्शन कमिश्नर से पूछना चाहती हूँ ज़रा सिकंदर साहब से। सिकंदर साहब, आप ये बताएं कि आप ये पीटीआई वालों को कह रहे हैं कि तुम्हारे ट्रांसपेरेंट नहीं है, हालांकि अब तो वो चेयरमैन जो है इमरान खान है भी नहीं, है जी, बैरिस्टर गौर है। आप मुझे बताएं पीपीपी के अंदर चेयरमैन कौन है जी, पीएमएलएन के अंदर चेयरमैन कौन है? ये दो पार्टियां जो हैं ये सोच सकती हैं कि ये बिलावल या जरदारी या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या मरियम शरीफ जो हैं इनसे हटके किसी बंदे को अपना पार्टी प्रेसिडेंट बनाए? तो मतलब शेम ऑन यू पीपल, यू पीपल हैव मेड अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री एज वेल। शेम ऑन यू। याद करेगी, अगर तो ये मुल्क आपने रहने दिया तो हिस्ट्री आपको याद करेगी और बहुत ही गंदे लफ्जों में याद करेगी जो आप हरकतें कर रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं जी, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने आज कहा है जी कि मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है नवाज शरीफ साहब के साथ, और मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि नवाज शरीफ साहब भी मेरे साथ कोई जो है ताल्लुक रखेंगे। आज ये मीडिया के साथ बात कर रहे थे आउटसाइड अकाउंटेबिलिटी कोर्ट इन इस्लामाबाद, जहां पे कि इनके ऊपर केस चलाया जा रहा है एलएनजी का, और उसमें उन्होंने कहा जी कि मैं पहले भी ये बहुत दफ़ा कह चुका हूं, सैकड़ों दफ़ा, और अब भी फिर मैं कह रहा हूं कि अपकमिंग इलेक्शंस जो हैं फरवरी 8 को जो होने वाले हैं उसमें मैं बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। और मैंने पीएमएलएन इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं स्पेस क्रिएट करना चाहता था मरियम नवाज के लिए एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑर्गेनाइजर, और मेरे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है पार्टी लीडरशिप के साथ। तो लेकिन मैं पॉलिटिक्स में चूंकि हिस्सा नहीं ले रहा हूं, मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स मैंने छोड़ दी है, तो इसलिए मैं साइड पे बैठा हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि इस वक्त मुझे बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सब पार्टीज के लिए नहीं लग रहा है। जाहिर है कि उनका इशारा पीटीआई की तरफ था कि उसको नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा जी कि ये एग्जैक्टली वही सिनेरियो है कि जब 2018 के इलेक्शंस हुए थे और पीटीआई जीती थी तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया था, जिसके के ऊपर पीएमएलएन, पीपीपी और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत शोर मचाया था और कहा था कि ये रिग्ड है। तो अब भी इसी वक्त भी एग्जैक्टली वही चीज आ रही है। और वो कहते हैं जी कि लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हर कोई चूंकि कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी, इलेक्शन कमीशन भी, सुप्रीम कोर्ट भी, तो मुझे लगता है कि इलेक्शंस जो हैं अपने स्केड्यूल्ड टाइम पे होंगे। ठीक है जी फैन? हाँ जी, वो कह रहे हैं मैं तुमसे नहीं बोल रहा, वो कह रहे हैं मैं भी तुमसे नहीं बोल रहा। ठीक है जी, ऐसा है। और जनाब हिंदुस्तान के अंदर जो है वो भी अब चूंकि इलेक्शंस होने वाले हैं 2024 में, तो वहां पे भी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा गर्मा गई हैं। खासतौर पे जो हमने आपको बताया था कि 90 से ऊपर लोग जो हैं उनको लोक और राज्यसभा से निकाला गया है, और सिर्फ उन्होंने इसलिए पूछा था कि जी ये ब्रीच जो हुआ है, यहाँ पे लोग छलांग मार के पब्लिक गैलरी से आए, उन्होंने जो है स्मोक कैनिस्टर्स कैसे खोले उसके ऊपर उनको साइडलाइन किया। तो आज अपोजिशन इंडिया ब्लॉक जो है वो आज दिल्ली के अंदर जमा थे और आज उनकी ये चौथी मीटिंग जो है वो चल रही थी। और आपको पता ही है कि 28 ये पार्टीज का गठबंधन है जो कहते हैं कि अब हम मिलके और सीट एडजस्टमेंट्स करके आगे चलेंगे ताकि बीजेपी फिर से जीत के ना आ सके। और जो इसके ऊपर जो सीट एडजस्टमेंट्स हैं इनके ऊपर क्लैरिफिकेशन थोड़े दिनों में आएगी। आरजेडी के जो एमपी हैं मनोज झा बिहार से, उन्होंने कहा इन तमाम इश्यूज के ऊपर कि हम कैसे यूनाइटेड चल सकते हैं और कैसे आगे चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, इन तमाम की डिटेल्स कुछ दिनों में आएंगी। और अगर हमको जो है मोदी जी ने या होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जवाब ना दिया कि ये सिक्योरिटी ब्रीच क्या हुआ, तो फिर हम जो है मोर्चे निकालेंगे सारे कंट्री के अंदर, और उसके बारे में भी जल्द बताया जाएगा। सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा जो हैं उन्होंने कहा जी कि तमाम इश्यूज इंक्लूडिंग सीट शेयरिंग के ऊपर जो है बातचीत चल रही है, और हमें लगता है कि ये बात जितनी जल्दी हो उतना ही जल्दी हमारी इस गठबंधन के लिए अच्छा है।
ये मीटिंग जो है उसके अंदर कांग्रेस के भी बहुत सारे ऑफिशियल्स थे, जैसे कि सोनिया गांधी थी और राहुल गांधी थे, लेकिन यहाँ पे खिताब किया कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मलिक अर्जुन खरगे ने, और उन्होंने कहा जी कि हम ये जो 141 अब एमपीज जो हैं जिनको कि अब ऑल टुगेदर पार्लियामेंट से निकाला गया, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों को निकाला है, कल तक जो थे 90 के करीब लोग थे, 91 के, आज जो है 141 है। वो कहते हैं जी इन तमाम एमपीज को जिनको निकाला जा रहा है सिक्योरिटी ब्रीच का जिन्होंने क्वेश्चन किया था पार्लियामेंट में, तो हम उसको कंडेम करते हैं, ये अनडेमोक्रेटिक है और हम आखिरी वक्त तक फाइट करते रहेंगे, और अगर हमारी बात का जवाब ना दिया गया तो एग्जैक्टली दिसंबर 22 को हम नेशन वाइड प्रोटेस्ट जो है वो करेंगे। उन्होंने डीएमके के जो वाइको हैं लीडर, उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं कि खरगे साहब आप जो है इंडिया अलायंस का प्राइम मिनिस्टीरियल फेस होना चाहिए, और ये प्रपोजल जो था टीएमसी की जो हमारी दीदी है टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी, ये उसने दिया था। अलबत्ता खरगे साहब ने इसको रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी पहले जो है इलेक्शंस होने दो, डिसाइड होने दो कौन जीत रहा है, अगर तो इंडिया अलायंस जीतेगी उस वक्त फिर हम डिसाइड करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है उसका चेहरा कैसा होना चाहिए। तो ये जनाब चीज़ें अब जो हैं अब तेज़ हो गई हैं, ज़रा इलेक्शंस आने वाले हैं, और जनाब और ज़्यादा जो इंडियन बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर अब दुनिया जो है अब उंगली उठाने लगी है। वर्ल्ड वाइड फ्रीज किए गए हैं एसेट्स ऑफ इंडियन बिजनेसमैन प्रतीक गुप्ता, और इनके पहले भी किए गए थे, आज इनका वो चल रहा था, इनके ऊपर वो चल नहीं आमिर, ये आप दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये आप चिंतन अंजारिया, हाँ ये हैं, यस दिस वन इज जो हमारा टीवी देख रहे हैं प्रतीक गुप्ता ये हैं, और लंदन के हाई कोर्ट जज जो है उन्होंने ऑर्डर दिया इन फेवर ऑफ कमोडिटी ट्रेडर ट्रैफिगुरा, जिन्होंने कहा था कि इन्होंने हमें, ये जो इंडियन बिजनेसमैन हैं गुप्ता साहब, 600 मिलियन का इन्होंने हमको निकल फ्रॉड हमारे साथ किया है, और ये लीगल बैटल चल रही है। गुप्ता साहब ने अपने व्हाट्सएप मैसेजेस और ईमेल्स कोर्ट में दिखाए। गुप्ता साहब दुबई में बाय द वे रहते हैं, और उन्होंने कहा जी कि ये सिंगापुर बेस्ड जो कंपनी है उसने इनको कहा था फ्रॉड करने के लिए। ट्रैफिगुरा जो है उन्होंने एक्यूज किया था गुप्ता को कि इसने मास्टरमाइंड किया है फ्रॉड, और थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर्स जो हैं उसमें बिल्कुल वर्थलेस मटेरियल्स ये डाल के शिप कर रहा था, और ये वैल्यूएबल मटेरियल यानी कि जो निकल था ये उसके अंदर जो था वो नहीं था, ताकि ये अपना जो है रेवेन्यू हमसे पैसे लेता रहे, अपने रेवेन्यूज को बूस्ट करता रहे, क्रेडिट लाइन बनाए और प्रॉफिट्स लेता रहे। और ये केस उन्होंने लंदन की कोर्ट में डाला था जो आज उनके हक में गया है। इसके अलावा ओनर ऑफ मार्केटिंग कंपनी लोकेटेड इन इंडिया, उनका भी रोल आज बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के अंदर जो आया है, जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में फ्रॉड और रिसीविंग इलीगल किकबैक्स, ऑफरिंग इलीगल किकबैक्स, उस सिलसिले में आया है। इनका नाम है चेतन अंजारिया, और ये जो हैं यूएस कोर्ट के में जो विकास खन्ना जो अटॉर्नी थे, उन्होंने कहा जी कि इन्होंने बहुत ही, चेतन अंजारिया ने गलत काम किए, और जो ये मेडिकेयर कंपनी थी इसको $11.5 मिलियन का जो है नुकसान दिया। यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इन्होंने वैसे गिल्टी प्लीड किया था अक्टूबर 31 को इस साल में, और ये जो जज थे माइकल फारबिराज इन न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट, फिर उन्होंने इनको चार्ज किया था फॉर कॉन्स्पिरेसी एंड वायलेटिंग फेडरल एंटी किकबैक स्टैचर और कॉन्स्पिरेसी टू कमिट हेल्थ केयर फ्रॉड। ये सारा फ्रॉड इन्होंने किया था फरवरी 2017 से मई 2022 के बीच में, और उन्होंने फ्रॉडुलेंट जो क्लेम्स थे वो मेडिकेयर केयर को दिए थे, और $11.5 मिलियन जो हैं उनसे फिर कॉज कलेक्ट किए थे, जिससे कि जाहिर है उस कंपनी को बहुत नुकसान हुआ, और इन्होंने ऑर्डर्स डाले थे झूठे ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस और CGX टेस्ट के लिए। तो ये जनाब अब और 2 इंडियन बिजनेसमैन जो हैं दुनिया के सेक्टर पे आ रहे हैं। पहले आपको पता ही है अदानी साहब के खिलाफ हिंडनबर्ग ने बहुत बड़ा जो है वो खुलासा बनाया था, और अब ये और भी आ रहे हैं, और भी आएंगे एडा पैहा तुसी माजिद भाई इतने लिफाफे लेते हैं, इतने पैसे नहीं कमा सके हैं जी, तो फिर ये कैसे इतने पैसे कमा रहे हैं? व्हाट इज दिस माजिद भाई? और जनाब हम सब के बड़े बिलवड जो हैं ब्रैड पिट साहब, ऑस्कर विनिंग एक्टर हैं, ही टर्न 60 टुडे। डज ही लुक 60? एब्सोल्युटली नॉट।
बिल्कुल नहीं। और बड़ा लेकर इन्होंने लो की किस्म का, वो कहते हैं जी बर्थडे वीक मैं बनाऊंगा और बड़ा लेड बैक मेरे प्लान्स हैं, और अपनी जो इनकी गर्लफ्रेंड है ज्वेलरी डिजाइनर इनेस डी रेमोन, उनके साथ और फ्रेंड्स के साथ ये टाइम गुजारेंगे। और उसके बाद जो है इनका ये जो साल अब आने वाला है ये बड़ा ही हेक्टिक रहने वाला है। तो वो कहते हैं जी कि मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं ये जो पहली फिल्म है रेस ट्रैक्स के ऊपर डेटोना इंटरनेशनल स्पीडवे की जो फार्मूला 1 के ऊपर जो मूवी है उसके ऊपर मैं काम शुरू करूंगा। उसके बाद ये ही विल रीयूनाइट विद जॉर्ज क्लूनी ऑन एप्पल टीवी प्लस फिल्म वुल्फ्स जो आ रही है। और जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि बिड और रेमोन जो हैं उनकी पहली जो उनको साथ में आउट देखा गया था साथ साथ पब्लिक में नवंबर 2022 में बोनो के कॉन्सर्ट पे लॉस एंजलिस में देखा गया था, और उसके बाद से इनके प्यार में और बढ़ावा आया। और वो कहते हैं जी कि ब्रैड पिट का डिवोर्स के जो हुई थी इनकी एंजेलिना जोली से, उसके बाद ये पहला इनका प्रॉपर रिलेशनशिप है और वो उसमें काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। आज लोगों ने एलेक बॉल्डविन को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ पैलेस्टीनियंस के लिए प्रोटेस्ट निकली हुई थी और वहाँ पे एंटी इजराइल प्रोटेस्ट चल रहा था, और लोग जो थे वहां पे पेन स्टेशन और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पास खड़े हुए थे और उन्होंने कहा बॉल्डविन को कि यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, योर करियर इज टैंकिंग, स्टिल यू आर स्पीकिंग फॉर इजराइल। ये यहां से पास कर रहे थे वेस्ट 29 स्ट्रीट से जब प्रोटेस्टर्स ने इनको एक्यूज किया फॉर सपोर्टिंग इजराइल। एनवाईपीडी के ऑफिशियल्स फिर ऑफिसर्स आए और उन्होंने इनकी जान बड़ी मुश्किलों से बचाई और वहां से लेके निकले। लोगों ने इनसे पूछा कि क्या तुम इजराइल को कंडेम करते हो कि नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सपोर्ट करता हूं पीस फॉर गाजा। तो और तुम लोग मेरे से सही सवाल करो, सही सवाल करोगे तो मैं सही जवाब दूंगा, तुम लोग गलत सवाल कर रहे हो। बहरहाल जी जो सोर्सेज हैं उन्होंने बड़ा, जो इनके इनर सोर्स के लोग हैं उन्होंने बड़ा बुरा मनाया। उन्होंने कहा कि इसका तो ये तो एक वॉलंटियर एक्टिंग क्लास टीच करने के लिए जा रहा था और इसका तो कुछ प्रोटेस्ट के साथ लेना देना भी नहीं था। लेकिन प्रोटेस्टर्स जो थे बड़े अग्रेसिव थे, इसके रास्ते में आए और ये बिल्कुल किसी तरह से उसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन पुलिस ने इसकी जान छुड़ाई और ये फिर अंदर गया जहां पे इसको लेक्चर देना था। और जनाब बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़े बड़े नेम्स अब 2024 में वापस आते आपको नजर आएंगे, जो कि बहुत अरसे से नहीं थे। जैसे कि एक एक्टर इमरान खान जो कि जिनका के ताल्लुक आमिर खान के साथ भी है, वो उनका बहुत अरसे से लोग इंतजार कर रहे थे, वो अब वापस आ सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने बताया कि वो अब वापस आएंगे। इसके अलावा जीनत अमान साहिबा जो हैं वो भी वापस जो हैं वो आ सकती हैं और नजर आएंगी अब बन टिक्की के अंदर। इसके अंदर शुबाना आजमी और अभय देओल भी नजर आएंगे और इस फिल्म को जो बहुत ही बड़े फैशन डिजाइनर इंडिया के मनीष मल्होत्रा वो को प्रोड्यूस कर रहे हैं। 11 इयर्स के बाद फरदीन खान, फिरोज खान के बेटे, वो भी वापस आएंगे और ये फिल्म होगी विस्फोट। और 2010 में यह आखिरी बार दुल्हा मिल गया में देखे गए थे सुष्मिता सेन के साथ। इसके अलावा जायद खान भी जो है वो नजर आएंगे, जो कि बिल्कुल स्क्रीन से गायब हो गए थे आफ्टर 2015। तो ये सारे एक्टर्स जो हैं वापस आ रहे हैं। एंड जनाब पाकिस्तान जो विमेन क्रिकेटर्स हैं उन्होंने जनाब बड़े ज़बरदस्त जो हैं झंडे गाड़े हैं और T20 अपना एक जीता था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अवे फ्रॉम होम। और फिर उनका जो है शुरू हो गया था ODI मैचेस। 2 पहले तो वो हार गई थी, लेकिन तीसरा जो ODI एट हैगली ओवल जो है फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने जीता है इन अ सुपर ओवर अवे फ्रॉम होम। और ये जो इनको टारगेट सुपर ओवर में दिया गया था 12 रन्स का, जो कि न्यूजीलैंड ने 3 रन से मिस किया। फातिमा सना जो है इस टीम को लीड कर रही हैं और ये जो है इनकी अब रैंकिंग भी इस जीत से ऊपर चली गई है ICC विमेंस चैंपियनशिप साइकिल रैंक में 16 पॉइंट्स इन 18 मैचेस। पाकिस्तान की ये दूसरा इनका विन था 17 मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड में। बिस्मा मारूफ जो हैं उन्होंने 68 ऑफ 86 रन्स बनाए एंड उन्होंने पार्टनरशिप की 101 रन्स की आलिया रियाज के साथ, जिन्होंने 44 रन्स बनाए ऑफ 84 बॉल्स। और इन दोनों का स्टैंड बड़ा क्रूशल था क्योंकि पाकिस्तान 37 पे 2 विकेट्स लूज कर चुका था इन 8th ओवर और इन्होंने फिर जो है दूसरी विकेट भी लूज कर दी इन ऑन 138 रन्स पे। फातिमा सना ने फिर 33 बनाए ऑफ 36 और नजिया अलवी ने 23 नॉट आउट ऑफ 26। तो सारी लड़कियां जबरदस्त खेली। नटालिया परवेज 26 फॉर 23। न्यूजीलैंड ने कहा था कि हम पहले बैटिंग करेंगे और पाकिस्तान की जो बॉलर्स थी नशरा संधू और गुलाम फातिमा, उन्होंने 2-2 विकेट्स ईच ली।
पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज जो हैं उन्होंने 17 मेंबर स्क्वाड जो है फॉर अपकमिंग T20 सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड उसका आज ऐलान किया, जो कि जनवरी नेक्स्ट ईयर से शुरू हो रहा है। शाहीन शाह अफरीदी इसको फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर बाबर आजम इसको लीड करेंगे और इसके अंदर यंगस्टर्स अब्बास अफरीदी, साइम अयूब, हसीबुल्ला खान, साहिबजादा फरहान इनको इंक्लूड किया गया है। और बैटर्स में आजम खान, फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जो हैं वो रहेंगे। आजम खान को लिया इन्होंने? हाँ, लिया आजम खान को। पाकिस्तान की टीम इस वक्त जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस के लिए उधर गई हुई है, विच इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 साइकिल दैट एंड्स ऑन जनवरी 7। और इसके ऊपर बात करते हुए वहाब रियाज ने कहा कि जी हमने खुशदिल खान, आसिफ अली, हैदर अली, शोएब मलिक, फहीम, अशरफ को बहुत ज्यादा चांसेस दिए थे लेकिन वो अपना कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सके, इसलिए हमने उनको नहीं लिया। इसके अलावा मोहम्मद हारिस को भी हमने रेस्ट किया, जिसके के लिए आज इनको बहुत ज्यादा बैश किया गया पीसीबी को कि क्यों मोहम्मद हारिस को तुमने नहीं लिया। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। इसका बहुत ही रंगारंग किस्म का जो इवेंट था वो दुबई में रहा और ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स मिशेल स्टार्क एंड पैट कमिंग्स turned out to be the most expensive players in IPL history. स्टार्क जो था उसने 8 साल पहले IPL खेला था लेकिन उसने कम बैक किया है और इसको KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि शाहरुख खान की है टीम है, उसने $2.98 मिलियन पे इसको खरीदा है और इसने सारे रिकॉर्ड्स जो हैं ब्रेक किए थे। और कमिंग्स जो था उसको इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने लिया था 2.47 मिलियन पे। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरन जो हैं वो जो थे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे एट 2.23 मिलियन लास्ट ईयर, जिसको कि खरीदा था पंजाब किंग्स ने। और इसके अलावा जो है इन दोनों को ये जो स्टार्क और कमिंग्स हैं इन दोनों को ऑक्शन की जो इनकी बेस प्राइस थी जिससे शुरू किया गया था वो था $240,000 जो फिर राइज करके इतनी पहुंची। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डैरल मिशेल जो हैं थर्ड टॉप प्लेयर थे जिनको के बाय किया चेन्नई सुपर किंग ने फॉर 1.6 मिलियन $US। और जो वेस्ट इंडीज के स्टार हैं रोवमैन पावल, वो गए राजस्थान रॉयल्स के लिए फॉर $890,000। Travis Head of Australia bought by Sunrisers Hyderabad for $818,000. South African paceman Gerald Coetzee sold to Mumbai Indians for $602,000. और एक्स ऑस्ट्रेलियन स्किपर स्टीव स्मिथ जो है, बड़ी हैरत की बात है, he remained unsold along with the विकेट कीपर जोश इंग्लिश। इसमें तकरीबन 300 प्लेयर्स थे जो कि आए थे जिनकी के लिए बिड डाली गई थी आईपीएल के अंदर, जो कि अब 2024 में मार्च में शुरू होएगा। तो बड़ी ही ज़बरदस्त बिड्स जारी रही जनाब वहाँ पे।